क्वेश्चंस में एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में हम सभी जानते हैं कि एक ही स्थिति ऐसा था जिसमें से काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा था। ये मान लेते हैं अवतल दर्पण इस तरह से था और ये जो है ये P है और ये F है। इसके बीच में जब हम लोग वस्तु को रखे थे, इस तरह से मान लेते हैं वस्तु को रखे थे इस तरह से, और ये मान लेते हैं C है। तो इसमें से क्या होता था, इस एक किरण जो है हम लोग P से होकर गुजारे थे और ये परावर्तन जो है इसका ध्रुव से ही होकर के हुआ था। और एक किरण को जो है ऐसे C से गुजारा थे। अगर यदि C से वक्रता केंद्र से होकर के कोई किरण जाता है, आपतन होता है, उसका परावर्तन भी वक्रता केंद्र से ही होता है। तो इसको जब हम लोग आगे की ओर बढ़ाए थे इस तरह से, इसको भी किरण को अगर आगे बढ़ाए थे तो प्रतिबिंब इस तरह से दर्पण के पीछे बना था और ये प्रतिबिंब जो है वो सीधा बना था और वस्तु से बड़ा बना था और आभासी बना था। तो काल्पनिक प्रतिबिंब इसी में बनता है, सीधा और आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा, इसी में प्रतिबिंब बन रहा है। तो बिंब स्थित होगा, बिंब कहाँ पर स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, यही वाला ऑप्शन हो सकता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे नहीं होगा। इसका आंसर होगा क नंबर। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति जो है ध्रुव, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक था और आवर्धित था। तो काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इसमें से, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा इसमें से। वास्तविक प्रतिबिंब तो होगा ही नहीं, काल्पनिक और छोटा भी नहीं होगा, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब इसमें से बनता है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन में दाढ़ी बनाने के लिए गोली दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जिसमें से प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु से के आकार से, उस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, एक ही कंडीशन है जिसमें से सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और काल्पनिक, जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग फिगर बना रहे थे उस तरह से। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण का फोकस और ध्रुव के बीच में। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है दाढ़ी बनाते समय वस्तु को, तभी जो है उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आकार में बड़ा बनेगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में चौथा नंबर में अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, आवर्धन हमेशा क्या होता है। तो आवर्धन का सूत्र हम लोग जानते हैं, आवर्धन का सूत्र जो है ये होता है H2/H1 और एक सूत्र होता है -V/U, M बराबर ये सूत्र होता है। तो आवर्धन H2 मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे कि प्रतिबिंब सीधा जब बनेगा तो H का मान तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे और सीधा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया 3 सेंटीमीटर
और वस्तु की ऊंचाई दिया 1 सेंटीमीटर, तो हल करने पर ये 3 निकल जाएगा, पॉजिटिव में निकलता है। कहने का अर्थ हो गया ये 1 से बड़ा होता है, तो 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि 1 से कम होता है, तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, 1 है, और वस्तु की ऊंचाई 3 है, ये है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, तो इस स्थिति में 1 से कम भी होगा। हमेशा 1 के बराबर होता है, तो बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम लोग, ये P है, F है और ये C है, वक्रता केंद्र पर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होता है, तो वो 1 के बराबर होगा। तो इसमें से हम लोग देखें सबसे अच्छा ऑप्शन 1 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अवतल दर्पण में आवर्धन जो है इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में कहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसमें से बड़ा भी नहीं बनता, छोटा भी नहीं बनता, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या था, 2 कंडीशन था। एक में हम लोग वस्तु को अनंत पर रखे थे, इस तरह से, ये उत्तल दर्पण हो गया। हाँ, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में इस तरह से था, तो उत्तल दर्पण इस तरह से था। तो उत्तल दर्पण में क्या होता था, एक हम लोग जो है अनंत पर रखे थे वस्तु को, इस तरह किरण आता था, फिर जो है वो परावर्तित होकर के इस तरह से चला जाता था, और इस तरह से आता था और ये परावर्तित होकर इस तरह चला जाता था। तो इसका जो है प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बना था, फोकस पर, वो भी बिंदु के आकार का, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बना था। एक कंडीशन अनंत पर रखे थे, दूसरा क्या था, दर्पण का ध्रुव P और अनंत के बीच में हम लोग रखे थे वस्तु, इसमें भी प्रतिबिंब छोटा ही बना था उत्तल दर्पण में। तो प्रतिबिंब जो है आवर्धित प्रतिबिंब वो अवतल दर्पण में बनता है इसमें से, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आवर्धित बनता है। बाद बाकी ये दोनों दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनेगा, समतल दर्पण बराबर और छोटा बनता है। इसी प्रकार से 6ठा क्वेश्चन जो है, कहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो मोटर गाड़ी का चालक के सामने जो रहता है दर्पण, वो पीछे की वस्तु को देखने के लिए होता है, और इसका जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करने का कारण होता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, साथ ही साथ कि ये किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाता है, और इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें से क्या होता है, बहुत सारा प्रतिबिंब एक साथ में बन सकता है। इसीलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इसमें से क्या है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। वहीं क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, कभी छोटा बनता है प्रतिबिंब, कभी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कभी उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण में क्या होता है कि एक ही प्रतिबिंब में पूरा दर्पण जो है ढक जाता है और प्रतिबिंब उसमें से नहीं बन पाता है, और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी विस्तृत नहीं होता। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने का। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर में कहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा 2 स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा था, वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनता नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा कभी होता नहीं है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा भी नहीं होता, इसीलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है 8वां नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण ये वाला है, इधर जो है इसका इस साइड में पॉलिश किया हुआ है। तो इसमें से दो ही कंडीशन था, एक अनंत पर रखे थे और एक P और F के बीच में रखे थे, ठीक है, ध्रुव और फोकस में। तो यहाँ पर F है और ये C है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर एक बार बना था और एक बार F पर बना था। इसमें से बिंदु साइज का बना था और यहाँ पर थोड़ा सा उससे बड़ा, लेकिन वस्तु से छोटा ही बना था प्रतिबिंब का आकार। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है, ये बात ठीक है। हमेशा उल्टा बनता, उल्टा कभी नहीं बनता, उल्टा भी सीधा भी ये भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो है इसमें से सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगला जो है 9वां नंबर में, एक उत्तल दर्पण द्वारा उल्टा प्रतिबिंब तब बनता है उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे। तो जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो, ये होगा नहीं, जब वस्तु दर्पण से बहुत दूर हो कहने का अर्थ हो कि अनंत पर रखेंगे, तो अनंत पर रखते हैं तो वस्तु F पर बनता है। तब बन सकता है जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या की दूरी के बराबर स्थित हो, तो ये भी नहीं हो सकता। एक जो है P और F के बीच में हम लोग रखे थे, P और अनंत के बीच में, ठीक है, और एक क्या हुआ था, अनंत पर रखे थे। दो ही कंडीशन होता है उत्तल दर्पण में। तब बन सकता है जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी के बराबर स्थित हो, तो ये होता नहीं है, कभी नहीं बन सकता, यही होगा। उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता है उत्तल दर्पण में, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब। तो इसमें से कहा गया है एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F जो है वो है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकालना R, तो R बराबर क्या होता है 2F, फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो इसमें से 2 गुना 10 कर देंगे तो ये 20 सेंटीमीटर निकलेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें से अगला क्वेश्चन, तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, R बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होगा, F बराबर क्या हो, सूत्र हम लोग पढ़े थे R/2। तो R जो है 28 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर दें, भागा दे देंगे, तो 14 सेंटीमीटर निकलेगा। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो उसका फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर हो गया। अगला जो है क्वेश्चंस में इसमें से है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, तो इस तरह से अवतल दर्पण है और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, फोकस जो है इसका ये है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी इसका, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र होगा। तो इसका जो है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु को रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या पर अगर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और यह वस्तु के आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। तो फोकस पर कब प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर जब अनंत पर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और दर्पण के पीछे कब बनेगा, दर्पण के पीछे जब हम लोग वस्तु को
P और F के बीच में रखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस तरह से इसको करना था। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में कोई गोली दर्पण है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनाता है। तो गोली दर्पण है 5 सेंटीमीटर, तो दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर, यू बराबर जो है वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यह नेगेटिव होगा क्योंकि वस्तु का जो है बाईं ओर रखा जाता है दर्पण का, ठीक है। इस ओर जो है दूरी ये P है, और इस ओर जो दूरी हम लोग नापते हैं वो ऋणात्मक होता है। दर्पण के ध्रुव से जो दूरी को नापा जाता है बाईं ओर, और इसी ओर जो है इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। कहने का अर्थ भी हो गया, भी जो है वो -30 सेंटीमीटर होगा। तो आवर्धन का सूत्र जो होता है m बराबर होता है -v/u। तो v का वैल्यू जो है वो है -30 और u का वैल्यू है -5। तो ये कैंसिल हो जाता है, सॉल्व करने पर -6 निकलता है। तो -6 इसका आवर्धन होगा। ख नंबर, इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण से वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, खाली जगह है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण यही होता है। तो यहाँ पर जो है इसका ध्रुव होता है और ये फोकस होता है, इसके बीच में हम लोग रखे थे। तो अभी प्रतिबिंब देख रहे थे दर्पण के पीछे बनता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यही होगा, खाली जगह में प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी तथा सीधा, आभासी, सीधा और आवर्धित, या फिर वस्तु से बड़ा भी कह सकते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, तो ये था इसमें से। अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर में कहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें से हम लोग अभी देख रहे थे, इसमें से अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। ये हो गया P हो गया, F हो गया, और ये सिर है। तो इसमें से ऐसे था, तो प्रतिबिंब भी इसी पर बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। तो इसमें से एक किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर भेजे थे, और ये किरण जो फोकस से होकर के गुजरेगा और यहाँ पर आएगा ऐसे, और एक किरण जो है वो F से होकर के दर्पण पर आकर के टकराएगा, और ये जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, इसके समांतर इस तरह से परावर्तित होता है। तो प्रतिबिंब जो है वो C पर बनता है, प्रतिबिंब C पर बनता है, C पर वक्रता केंद्र पर बनता है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर। और क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। और क्या होता है, वस्तु के आकार का, वस्तु के बराबर। तो इस तरह से इसमें से हम लोग देख रहे थे। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें से, तीसरा क्वेश्चन में कहा है अवतल दर्पण में बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है जब फोकस और अनंत के बीच रहता है, फोकस और अनंत के बीच में रहता है। तो फोकस और अनंत के बीच में, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब जो है दर्पण तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। बाद बाकी जितना भी प्रतिबिंब बनता है सभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
वास्तविक, उल्टा। ठीक है, दो तरह का प्रतिबिंब इसमें से बनेगा। अगला क्वेश्चन से जो है चौथा नंबर में हजामत बनाने के लिए, तो हजामत बनाने के लिए जो है वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब की आवश्यकता होता है, तो इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्रतिबिंब को, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और वस्तु को कहाँ रखना है? P और F के बीच में, P और F के बीच में, तभी जो है वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा नंबर में इस तरह से था। पांचवा नंबर में क्या है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का, तो वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। R बराबर क्या होता है? 2F। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दोगुना होता है, दोगुनी हो जाएगा। तो मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर मतलब पीछे की वस्तु को हम लोग देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ये मिरर ऐसे होगा, इस पर जो है प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। छठा क्वेश्चन ये था। सातवां क्वेश्चन में क्या है? यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है, इसमें से वो है 36 सेंटीमीटर, तो फोकस क्या हो जाएगा? F जो होता है R/2 हो जाता है। तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 36/2 करेंगे 18 सेंटीमीटर निकलेगा। ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में से है आवर्धन। M क्या होता है? आवर्धन H2/H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाय वस्तु की ऊंचाई। और दूसरा सूत्र होता है -V/U, प्रतिबिंब की दूरी बाय वस्तु की दूरी। इस तरह से आवर्धन निकलता है। इसी में से और एक क्वेश्चन है, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यहाँ पर 2 भर देंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बाय 2, F जो है वो R/2 हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। अगला इसमें से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें से अवतल दर्पण में मुख्य फोकस के समांतर, ठीक है, और निकटवर्ती आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये है। इस तरह से ये किरण है, यहाँ पर P है और ये F है। तो ये क्या होता है? किरण इस तरह से आ रहा है इसे, ठीक है, आपतित हो रहा है। और ये परावर्तन के बाद जो होता है फोकस से होकर के गुजरता है, परावर्तित किरण, तो फोकस से होकर के गुजरेगा। 10वां नंबर में हो जाएगा फोकस। एक 11 नंबर में क्या है क्वेश्चंस? 11 नंबर में क्वेश्चंस है कि 1 मीटर आकार की किसी वस्तु का आवर्धन यदि 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? तो M बराबर हम लोग पढ़े प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाय वस्तु की ऊंचाई, इस तरह से पढ़े। तो ये जो है आवर्धन जैसे कि 2 हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको प्राप्त नहीं है, ये पता करना है, और वस्तु की ऊंचाई जो है 1 मीटर है। तो H2 जो है निकलेगा 2 गुना 1, कहने का अर्थ हो गया 2 मीटर। तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो 2 मीटर होगा। अगला जो है 12 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी इसका 20 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण से। ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया P, ये हो गया F। इसकी दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। अब वस्तु को हम यहीं पर रख दिए हैं, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा? तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा इसका। प्रतिबिंब जो फोकस पर बनता है, तो फोकस पर कब बन रहा था? जब अनंत पर हम लोग वस्तु को रखे थे। ये जो है उत्तल दर्पण कहा है। उत्तल दर्पण ऐसे है, इसका ये वाला सतह जो था पॉलिश किया हुआ है, और इस तरह से ये हो गया मुख्य अक्ष, P हो गया। तो अनंत पर जब किरण ऐसे इधर से आ रहा है, तो ये जो है आपतित किरण हो गया, और ये जो है परावर्तित किरण हो गया। इसी तरह से ये भी आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। तो इसको जो है पीछे की ओर बढ़ाना है, तो ये फोकस में आकर के मिलेगा। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर, तो यहाँ पर जो है फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये जो है बिंदु के आकार का बनेगा।